करते हैं। तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसको हम रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड नहीं कर पाते, बट 2 या 4 दिन में आपको इसकी वीडियो जरूर मिल जाती है। चौथा लेसन, अब मैं देखो चौथे लेसन के आपको 2 पार्ट दूंगा, ठीक है। एक पार्ट तो आज आपको मिलेगा, एक पार्ट आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिल जाएगा, क्योंकि देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस तैयार करो अगर आपका सपना है 90+ स्कोर करना। तो देखो हमें हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, जिससे हमारी तैयारी बेस्ट तरीके से हो सके, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों PCMB कोर्स, वो भी NCERT बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ बच्चों NCERT बेस्ड। NCERT आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके NCERT फिजिक्स में है, चाहे वो NCERT की एक्सरसाइज हो, NCERT के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे, और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो, और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है वहां से बच्चों, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो मिलते हैं बच्चों 6 बजे, जरूर ज्वाइन करना। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। तो देखो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बायो सेवर्ट का नियम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक धारावाही चालक बनाएंगे और इस पर हम कोई अल्पांश ले लेंगे, मतलब छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा खंड, ठीक है। ये हमने अल्पांश ले लिया। अब इस धारावाही चालक में, मतलब इस चालक में हम I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। कितनी धारा? I। और इसके कारण हम किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं, तो हमने इससे R दूरी पर, मतलब इस अल्पांश से चालक से R दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया, और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है आपका नीचे की ओर, जिसको हम डेल्टा B से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इस अल्पांश में भी धारा प्रवाहित होगी, और इस अल्पांश की लंबाई है डेल्टा L। अब ये अल्पांश है, अल्पांश को बिंदु P से ये रेखा मिला रही है, और इन दोनों के बीच एंगल है स्टूडेंट थीटा। तो जो धारावाही चालक यहाँ लिखोगे, किसी धारावाही चालक में, किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण, अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी बातें स्टूडेंट, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, मतलब 4 बातें हैं जिन पर डिपेंड करेगा डेल्टा B का मान। तो पहला चीज़ है स्टूडेंट कि जो बिंदु P पर डेल्टा B का मान है वो इस चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ क्या लिखोगे, यह अल्पांश में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में लिख सकते हो डेल्टा B प्रोपोर्शनल I, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे। किसी धारावाही चालक के अल्पांश, अल्पांश के कारण किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी? यह अल्पांश में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2, यह अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा B प्रोपोर्शनल डेल्टा L, इसका मतलब जानते हो कि बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान उत्पन्न हो रहा है, अगर हमने इस चालक में ज़्यादा धारा प्रवाहित की है, मतलब धारा के मान को बढ़ा दिया, तो डेल्टा B का मान भी बढ़ जाएगा। दूसरा है डेल्टा B प्रोपोर्शनल डेल्टा L, इसका मतलब है कि अल्पांश की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, अल्पांश जितना बड़ा होगा, डेल्टा B का मान उतना ही बढ़ जाएगा। तो डेल्टा B प्रोपोर्शनल डेल्टा L। तीसरा पॉइंट है डेल्टा B प्रोपोर्शनल साइन थीटा। इसका मतलब है देखो अल्पांश है, अल्पांश को बिंदु P से कोई रेखा मिला रही है, तो अल्पांश और बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की जिया, देखो साइन थीटा को बोला है, साइन को बोला जाता है जिया, शायद आप सभी जानते होंगे। तो यह अल्पांश, ये वाला अल्पांश हो गया, यह अल्पांश, हम अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की जिया के, मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा B प्रोपोर्शनल साइन थीटा। चौथा पॉइंट है देखो अल्पांश की बिंदु P से दूरी कितनी R है, तो यह अल्पांश की बिंदु P से दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/r²। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो देखो अब यहाँ से 4 चीज़ें निकल के आती हैं कि जो डेल्टा बी का मान होगा वो अल्पांश में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अल्पांश में जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि आई का मान जितना ज़्यादा होगा डेल्टा बी का मान उतना ही बढ़ जाएगा। दूसरा है डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, मतलब अल्पांश की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, यहाँ पर हमने अल्पांश इतना सा ले रखा है, अगर हमने इसको इतना कर दिया तो डेल्टा बी का मान उसी अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा है डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। देखो अल्पांश और बिंदु P इनके बीच एंगल बन रहा है तो इसके जिया के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। चौथा है डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/r², मतलब अल्पांश को बिंदु P से कौन सी रेखा मिला रही है, ये वाली रेखा मिला रही है, और इसकी दूरी हमने कितनी मानी r, तो यह अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/r²। अब यहां पर हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई। आगे क्या करोगे, चारों समीकरणों से। देखो ये वो क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हैं, वीडियो को आप पूरा नहीं देखते हो गलत बात है, वीडियो को पूरा देखा करो। और इस वीडियो का टारगेट है मुझे कम से कम 2000 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पर। जैसे ही 2000 लाइक्स आएंगे उसके बाद आपको पार्ट 6 इसका देखने को मिलेगा। आप चाहते हो ना रेगुलर बेसिस पर पढ़ाऊं, अच्छे से पढ़ाऊं, तो इतना तो कर ही सकते हो यार, इतनी मेहनत करते हैं आप सभी के साथ, लाइक करने में आप सभी कंजूसी करते हो, गलत बात है ना। चारों समीकरणों से क्या आएगा, डेल्टा बी है, ये तो सभी में कॉमन है, प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। बताओ यही तो लिखोगे, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल प्रोपोर्शनल डेल्टा एल डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/r²। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो आप सभी जानते हो, तो डेल्टा बी इसको हटा देंगे अब, तो यहाँ पर आता है μ0/4π। क्या आता है, μ0/4π आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट हमारा बायो सावर्ट का नियम। यहाँ पर आगे लिख सकते हो μ0/4π की वैल्यू भी होती है, जहाँ μ0/4π बराबर होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। और अगर आपसे कोई पूछता है कि μ0 का मान क्या है, तो वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता, वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता देना, बट वीडियो को डिसलाइक मत करना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन बढ़ो, क्या कह रहा है उसमें, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, ठीक है ना। μ0 × ε0 का मान ज्ञात कीजिए, और इसको देखो किस तरीके से पूछ सकता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो स्टूडेंट यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ कि μ0 × ε0 का मान ज्ञात कीजिए। तो आंसर नंबर 2 कैसे ज्ञात करोगे, सारी चीज़ें समझो। तो स्टूडेंट देखो अभी मैंने आपको बताया है कि μ0/4π कितना होता है, 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। और आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है 1/4π ε0 बराबर क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। आप सभी जानते हो उतना कुछ नहीं करना यार, इसके इक्वेशंस बना दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, तो बस इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। तो क्या करोगे, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से डिवाइड करना आप सभी को, और कुछ नहीं करना तो कर दो। μ0/4π बटे 1/4π ε0, ठीक है, इज इक्वल टू 10⁻⁻7 बटे 9 × 10⁻9, यही तो होगा। डिवाइड किया मैंने, कुछ नहीं किया है। उसके बाद देखो आपको क्या करना, आप सभी जानते हो, यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं, 4π से 4π को काट सकते हैं, क्योंकि पहले का चौथे से मल्टीपल, दूसरे का तीसरे से मल्टीपल। आप सभी जानते हो, इंटर में पढ़ रहे हो, इतना तो पता ही होगा। तो ε0 आपका ऊपर पहुँच जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, μ0 × ε0 बराबर, जब इस पावर को अगर मैं नीचे लेके जाऊँ तो ऊपर पावर आप सभी देख रहे हो नेगेटिव है, नीचे जाके ये पावर कैसे हो जाएगी पॉजिटिव, तो 10⁻9 है, 10⁻7 और आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/9 × 10⁻9 × 10⁻7, तो 1/9 × पावर जुड़ जाएंगी 9 7 16, 10⁻16। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। बताओ लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता, खुद सोच के देखो।
3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 10 की पावर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब देखो आप सभी जानते हो स्क्वायर करने का मतलब पावर में क्या होता है, जुड़ना होता है। तो 10 की पावर 8 का क्या हो जाएगा, 10 की पावर 16। आप सभी जानते हो किसकी वैल्यू होती है, किसकी होती है, सी की। तो सी बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और सी क्या होता है, वायु अथवा निर्वात में प्रकाश, वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल। आप सभी जानते हो इतना। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c²। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आ जाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको एक और तरीके से लिखा था, या c बराबर 1/√ के अंदर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं और लिख सकते हैं सी स्क्वायर को आप यहाँ पे पहुँचा दो और इसको इसके नीचे ले आओ, ठीक है। अब इससे स्क्वायर हटाओगे तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा। तो इस फॉर्मेट को मतलब इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे मैंने किया है, बस यही आपको समझना था, ठीक है। मिटा दे इसको। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। देखो क्या कह रहा है तीसरे क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि किसी वृत्ताकार धारावाही लूप है, उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। देखो जब भी व्यंजक आपसे बोले कि व्यंजक बताओ, तो स्टूडेंट आपको व्यंजक से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको व्यंजक यहां लिखो कि वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आपको डेरिवेशन कराया जा चुका है, आप सभी को तैयार भी हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो अगर वृत्ताकार धारावाही लूप है, उसके केंद्र पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो वो होता है B बराबर म्यू नॉट I/2a। आप सभी जानते हो इतना। तो जहाँ देखो जब भी आपसे कोई रिलेशन मतलब कोई भी आपसे सूत्र पूछा जाता है तो स्टूडेंट वहाँ पर आप सारी वैल्यू जरूर बताओगे। जहाँ म्यू नॉट क्या है, वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या है, वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता। आई क्या है, आप सभी जानते हो आई का आई क्या है, आई है धारा। आई क्या है, वैद्युत धारा या विद्युत धारा। और ए क्या है, ए स्टूडेंट लूप की त्रिज्या, जो हमने वृत्ताकार धारावाही लूप ले रखा उसकी त्रिज्या, लूप की त्रिज्या। अगर वो यहाँ पर लूप ना कह के स्टूडेंट कुंडली कहता तो कुछ नहीं करना था। अगर वो कहता कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, तो कुंडली आता है तो बस आपको क्या करना है, B बराबर म्यू नॉट Ni/2a। मतलब यहाँ पर फेरों की संख्या से और मल्टीपल कर देते। n क्या हो जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर फिर फेरों की संख्या। क्या हो जाता है, फेरों की संख्या। सूत्र वही है, बस n का हमने मल्टीपल कर दिया है। एक चीज उसने और पूछी है, उसकी दिशा बताइए, ठीक है। यहाँ पर तो जो डेल्टा बी की डायरेक्शन निकल के आती है, यहाँ पर डेल्टा बी या बी ले लो, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, लूप की तल के लंबवत होती है। अब लूप हमारे ये रहा, ये लूप का तल हो जाएगा, इसके देखो परपेंडिकुलर है। डेल्टा बी का मान हमेशा लूप के तल के लंबवत होता है। तो यहाँ लिख सकते हो लूप के तल के लंबवत, क्या होगा, लूप के तल के लंबवत। क्लियर है सभी को। तो ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इनकी तैयारी देखो, बार बार प्रैक्टिस इनकी करते रहो, आप सभी को इतना ज़्यादा फायदा मिलेगा यार, इनसे पूछो मत। आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे इस सीरीज से। और इसके साथ साथ हम आपको देखो जितने भी टफ क्वेश्चंस होते हैं ना, उसकी सीरीज भी चलाएंगे। न्यूमेरिकल्स भी सीरीज चला चुके हैं यार, आपके लिए जितना हो सकता है स्टूडेंट बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 14 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, किसी लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखिए। तो दो धारावाही परिनालिका के कारण अगर हम अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालें तो वो होता है B बराबर म्यू नॉट Ni। बस इतना सा सूत्र है यार, केंद्र पर है, ठीक है। जहां म्यू नॉट आप सभी जानते हो वायु निर्वात की चुंबकशीलता है, N प्रति एकांक लंबाई में या प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या लिख सकते हो। प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। और आई सभी जानते हो विद्युत धारा है। आई क्या स्टूडेंट यहाँ पर, विद्युत धारा। तो कुछ नहीं यार, बहुत ज़्यादा देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको सही तरह तैयार कर लेना, ठीक है ना। 14 क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किस प्रकार उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर 5वें क्वेश्चन का भी आंसर लिख सकते हो आप। तो देखो जो चुंबकीय क्षेत्र है स्टूडेंट वो चुंबक के कारण उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ लिखोगे चुंबक के कारण। वो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न हो सकता है। किसके कारण, धारावाही, अगर हमने किसी चालक में धारा प्रवाहित कर दी उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, धारावाही चालक के कारण।
अगर कोई गतिमान आवेश है उसके कारण भी उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ लिख सकते हो गतिमान आवेश के कारण। तो ये 3 रीजन्स हैं जिनके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। चुंबक के कारण उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। कोई चालक है, अगर हमने उसमें धारा प्रवाहित कर दी तो धारावाही चालक के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अगर कोई आवेशित है जो कि गति कर रहा है तो गतिमान आवेश के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। तो 3 रीजन्स हैं जिनकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो चौथे और 5वें क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसको पढ़ो पहले क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि लॉरेंज बल क्या है। तो स्टूडेंट जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। आंसर नंबर 6 देख लो, लॉरेंज बल। तो जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है ना। अगर कोई आवेशित कण है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर जो बल कार्य करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, लॉरेंज बल। मान लो कि कोई क्यू आवेशित कण है और वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में वी वेग से, वैन वाली वी जो वेग की होती है ना, वो वी वेग से थीटा कोण पर प्रवेश करता है और वहीं से गति कर रहा है तो उस पर जो बल कार्य करेगा तो वो होगा स्टूडेंट F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा लॉरेंज बल का सूत्र हो जाएगा। क्यू क्या है, गतिमान आवेश है, कोई ना कोई गतिमान आवेश होगा, ठीक है। वी क्या है, वेग है, बी चुंबकीय क्षेत्र है और थीटा क्या है, यहाँ पर जिस कोण पर वो आवेश प्रवेश कर रहा है उसको हम कहेंगे थीटा। चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोई ना कोई तो एंगल बनाएगा तो वो होता है स्टूडेंट हमारा थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो 6वां क्वेश्चन है भी कंप्लीट हो गया। आंसर नंबर 7 पढ़ो, क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो, उसका आंसर फिर लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है, नहीं है ना। नहीं दिक्कत तो लाइक कर दो, दिक्कत हो कमेंट कर दो, जो दिक्कत हो बताया करो, ठीक है। तभी तो हमें पता पड़ेगा क्या दिक्कत हो रही है आपको। एक आवेशित कण है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तो कण का मार्ग क्या होगा। देखो आप सभी को मैं डेरिवेशन करा चुका स्टूडेंट कि अगर कोई आवेशित कण है, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ होता है स्टूडेंट वृत्ताकार। कब, जब वो लंबवत प्रवेश करेगा। समझ लो ये चीजें छोटी छोटी। लंबवत प्रवेश करेगा तो कैसा पथ होगा उसका, वृत्ताकार। लेकिन अगर वो तिरछा प्रवेश करता है, मतलब कोई ना कोई एंगल बना के प्रवेश कर रहा है तो स्टूडेंट उसका जो पथ होगा वो होगा कुंडली के आकार का, हेलिक्स, कुंडली के आकार का। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है। अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है तो उसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। लेकिन तिरछा प्रवेश करता है तो उसका मार्ग क्या होगा कण का, वो कुंडली के आकार का होगा, अर्थात हेलिक्स के आकार का होगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन भी यहीं पे देख लो जिससे कि आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले सको। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एवं बेमा बतानी है। तो देखो मैं आप सभी को बता चुका हूँ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके 4 मात्रक हैं। कितने मात्रक हैं, 4। कौन कौन से हैं वो सारे जान लो। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, कौन सा है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। दूसरा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा है गॉस और चौथा है टेस्ला। आपको एक चीज़ और यहाँ पर याद रखनी है, एक गॉस में कभी कभी आपसे टेस्ला पूछ लेता है तो एक गॉस में 10⁻⁻⁴ टेस्ला होते हैं, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें स्टूडेंट अच्छे से पता होनी चाहिए। आपका यहाँ से रिवीजन भी हो रहा है, आपका साथ के साथ रिवीजन हो रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपका 8वें क्वेश्चन का भी आंसर मैंने करा दिया और ये भी आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 9 और 10 2 क्वेश्चन रह गए, तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपके समझ में हर चीज़ आएगी। वीडियो को अधूरा छोड़ देते हो, देखो नुकसान किसका होता है ये बताओ। चलो नुकसान आप सभी का हो रहा है, वीडियो को पूरा देखोगे फायदा आप सभी का होगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो पूरा देखा करो। अब देखो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर नंबर 9। ये कह रहा है कि 2 समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र आप सभी को पढ़ा चुका हूं। F/L बराबर 2 × 10⁻⁷ I1 I2 / R, ठीक है ना। ये सभी ने पढ़ा होगा। I1 क्या है,
दो तार होते हैं, दो समांतर धारावाही तार हैं, तो पहले तार में प्रवाहित धारा I2 क्या है, दूसरे तार में प्रवाहित धारा R क्या है, दोनों तारों के बीच की दूरी लिख लेना। प्रथम तार में प्रवाहित धारा, द्वितीय तार में प्रवाहित धारा, दोनों तारों के बीच की दूरी, F क्या हमारा बल है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर और बन जाती है, मैं आप सभी को थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। अगर ये दो समांतर तार हैं, अगर इनमें एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो दोनों तारों के बीच बल कार्य करता है आकर्षण का। ठीक है, कैसा बल कार्य करेगा, आकर्षण। एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर दोनों तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो दोनों तारों के बीच कैसा बल कार्य करेगा, तो कैसा कार्य करेगा, अट्रैक्शन का या आकर्षण बल कार्य करेगा। अगर दोनों तारों में धाराओं की डायरेक्शन हमने बदल दी, एक तार में धारा ऊपर की ओर है लेकिन दूसरे तार में धारा नीचे की ओर है, तो दोनों तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो दोनों के बीच कैसा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण का। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें भी पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो अगर दोनों तारों में समान धारा, मतलब एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अर्थात दोनों तारों के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। लेकिन अगर दोनों तारों में धाराओं की दिशा अलग अलग है, अर्थात एक दूसरे के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो दोनों तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इनके बीच कैसा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, आंसर नंबर 10, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। देखो स्टूडेंट, फ्लेमिंग के दो नियम आप सभी ने एक तो पढ़ लिया, एक आगे जाके पढ़ोगे। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसको मैं ऐसे ही समझाता हूँ, एक है ऐसे करके, दोनों में अंतर क्या है। जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, इसके द्वारा हम चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करते हैं, और जो चुंबकीय फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, इसके द्वारा हम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करेंगे। दोनों में अंतर अभी समझा रहा हूँ, आगे जाके भी समझाऊंगा ये वाला नियम। तो ठीक है, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो कि हम इसमें लिखे हैं, इस नियम के अनुसार अंगूठा और उसके पास की दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत, ये उंगली मतलब अंगूठा इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत, मतलब तीनों ही एक दूसरे के लंबवत हैं। इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के पास वाली उंगली, ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में हो तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो हमने कुछ इस प्रकार से उंगलियों को कर लिया, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, ये धारा की दिशा में, तो अंगूठा जो है ये चुंबकीय बल की दिशा बताएगा। अगर हम इस नियम की बात करें, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम की बात करें, तो इस नियम के अनुसार अंगूठे और उसके पास की दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैला लिया। अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और अंगूठा चालक की गति की दिशा में। अंगूठा कहाँ है, चालक की गति की दिशा में, जिधर चालक गति कर रहा है, तो बीच वाली अंगुली की दिशा इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित धारा की दिशा होगी। तो ये प्रेरित धारा की दिशा को बताता है और ये चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। इसमें जो बीच वाली उंगली है ये धारा की दिशा में है, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा बताता है। ये वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा चालक की गति की दिशा में, तो जो बीच वाली अंगुली है, ये वाली अंगुली ये प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। तो स्टूडेंट ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उम्मीद करता हूँ ये 10 के 10 आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बता देना। और हाँ, आज आपको फिजिक्स की एक और वीडियो मिलेगी जिसमें आपको मैं चल कुंडली धारा मापी का जो पहला टाइप है, पहला प्रकार है, वो बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है ना, लाइक कर दो।